नमस्कार, मैं सूरज सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम इस वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 समाज विज्ञान विषय की इतिहास की किताब के पहले चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो हमारे सीट पर आते हैं, जिनको गोला काला करके उसका उत्तर आपको बोर्ड में देना रहता है। उसके प्रैक्टिस के लिए, उसके अभ्यास के लिए आज आप लोगों के लिए वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं और जो बोर्ड का पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न है, जो प्रश्न पत्र है, 2 खंडों में आता है। एक खंड का और एक खंड खा। खंड का में अभी पिछले 2 साल से परिषद ने बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को शुरू किया है। खंड खा में व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिनका उत्तर आपको कॉपी में नहीं देना, उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना है, गोले काले करके देना है। तो आज इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये पहला चैप्टर लिया है। उसके प्रश्न उत्तरों का हम अभ्यास करेंगे, जो कि ओएमआर शीट के लिए हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर आज हम यहाँ हाजिर हैं और इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे ताकि आपका अभ्यास हो और आप अपनी परीक्षा में इसका उत्तर अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? ये प्रश्न आएगा इस तरह का। इसमें 4 विकल्प दिए हुए होंगे। मैं यहाँ समय की बचत के लिए चारों विकल्प नहीं दे रहा हूँ, केवल उत्तर पर चर्चा करूँगा। जो चारों में से सही विकल्प आपका होगा उसको आपको गोला करके और ओएमआर शीट में भरना है। तो देखते हैं कि जो अभी प्रश्न मैंने बताया कि किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी, तो इसमें एक विकल्प आपको मिलेगा नेपोलियन बोनापार्ट। वही इसका सही आंसर होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां, नेपोलियन बोनापार्ट। ये उत्तर है। इसको आप गोला काला करके इसके विकल्प को और ओएमआर शीट में आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसको फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, यानी किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। इसका जो उत्तर है, इसमें भी 4 विकल्प होंगे। इन विकल्पों में आपको एक विकल्प मिलेगा जिसका रूसो, एक विकल्प होगा रूसो। तो रूसो को इस क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो रूसो होगा, उस पर आप गोला काला करके और अपनी ओएमआर शीट में इसका आंसर देंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सामाजिक उपबंध, सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसमें भी 4 विकल्प होंगे। 4 में से एक विकल्प रूसो का होगा और इसका भी उत्तर रूसो है। ये सामाजिक अनुबंध नाम की किताब रूसो के द्वारा लिखी गई, जिसमें कि शासन व्यवस्था में जनता और शासक के बीच में समझौते की बात की गई। आपसी समझौते से ये सामाजिक अनुबंध के माध्यम से शासन सत्ता चलाई जाएगी, इस बात को इन्होंने इंगित किया है और इस प्रकार ये इसका आंसर भी रूसो होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसमें भी 4 विकल्प मिलेंगे आपको। 4 विकल्पों में एक विकल्प होगा जो दिदरो नाम लिखा होगा। दिदरो एक विचारक रहे हैं और इन्होंने ये विश्वकोश यानी इनसाइक्लोपीडिया नाम की किताब लिखी थी और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के समय कौन राजा था? यानी वहां का जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस में शासक कौन था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसका उत्तर होगा लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय
वहाँ का शासक था, इनके समय ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो इस क्वेश्चन को आपको सही करके और गोला काला करके अपनी ओएमआर शीट में लगाना है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें मुख्य भूमिका किस वर्ग ने निभाई? आप जानते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ 3 वर्ग थे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और मध्यम वर्ग यानी जनसाधारण वर्ग। तो इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना के संबंध में जो क्वेश्चन आता है तो इस बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट, इसका उत्तर ये होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का तानाशाह था और इसी ने अपने शासन के दौरान इस बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसके बारे में पूछा जाता है और फ्रांस की क्रांति की सब आपको जानकारी है। ये सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 4 विकल्पों में से एक विकल्प 1789 होगा और इस प्रकार आप 1789 को अपने उत्तर के रूप में ओएमआर शीट में गोला काला करके उसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम एस्टेट यानी फर्स्ट स्टेट में कौन शामिल थे? फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। उनमें से पूछा है कि प्रथम एस्टेट में कौन आते थे? तो इसका आंसर होगा, 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्पों में से एक विकल्प होगा पादरी, यानी पादरी वर्ग प्रथम एस्टेट में शामिल होता था। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेस्क्यू एक विचारक रहे हैं, फ्रांस की क्रांति में इनका योगदान रहा है। इनके विचारों से फ्रांस के क्रांतिकारी प्रेरित हुए हैं और इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत का नाम है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण यानी जो शासन की शक्तियां हैं वो एक साथ ना हो, उनका केंद्रीकरण ना हो, वो अलग अलग विभाजित हों, इस बात को इन्होंने अपनी रचना में कहा है। और उस जिस किताब में इन्होंने इस बात को कहा है उस किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? इस तरह का प्रश्न आता है। राष्ट्रवाद, देखिए आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद की जो पहली विचार उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद की विचारधारा फ्रांसीसी क्रांति के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर भी फ्रांस होगा, यानी फ्रांस की क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप और यूरोप के बाद पूरी दुनिया में फैला। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इसमें भी 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपके सामने होगा कि जूसेपे गैरिबाल्डी। इसका जो उत्तर है जूसेपे गैरिबाल्डी। मैं यहां लिख देता हूं, जूसेपे गैरिबाल्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इस इटली के एकीकरण में योगदान है और इन्होंने इटली के एकीकरण में नेतृत्व प्रदान किया। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? ये यूरोप के इतिहास से संबंधित है। पुनर्जागरण का अभ्युदय इटली नामक देश में हुआ और ये इसका उत्तर इटली होगा, यहाँ लिखा है। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसमें भी 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्पों में एक विकल्प आपका सही होगा और उन विकल्पों में एक विकल्प आपको मिलेगा मैजिनी, यानी यंग इटली सोसाइटी का जो स्थापना है वो मैजिनी द्वारा की गई। मैजिनी जो विकल्प होगा वही आपका सही उत्तर होगा और उसको आपको अपने ओएमआर में लगाना है। अगला क्वेश्चन, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार के शासन की स्थापना हुई? यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई
वो 1789 में शुरू होती है और उसके बाद 1830 1848 में इसकी समाप्ति होती है। तो अंतिम जो क्रांति का अंतिम चरण था 1848 ईस्वी में यह अंत होती है और उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित होता है वो यहाँ पूछा गया है। तो इसमें उत्तर होगा गणतंत्र की स्थापना होती है। यहाँ गणतंत्र की स्थापना। सभी 4 विकल्पों में से एक ही मिलेगा गणतंत्र की स्थापना का। अगला क्वेश्चन कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ये उत्तर आपके सामने आएगा। अभी पहले क्वेश्चन से थोड़ा संकेत मिलता है इसमें कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो हमने देखा इससे पहले क्वेश्चन में कि फ्रांस में 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद गणतंत्र की स्थापना हुई और वही प्रश्न यहाँ है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर 1848 होगा। इस 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इसमें भी 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्पों में एक विकल्प होगा फ्रांस, यानी नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। ये क्रांतियों के बाद नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया और फ्रांस का तानाशाह बन गया। इस प्रकार इसका उत्तर फ्रांस है। अगला प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसमें भी 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्पों में से एक विकल्प मिलेगा आपको और उस विकल्प में होगा ऑटो वन बिस्मार्क। इसका सही उत्तर होगा और इसको आपको अपनी ओएमआर शीट में लगाना है। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का शासक था, क्रांतियों के दौर के बाद सारी सत्ता पर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने संपूर्ण यूरोप को जीत लिया। आसपास के जो पड़ोसी देश थे सब फ्रांस में मिला लिए। इससे यूरोप के फ्रांस के पड़ोसी देश बहुत परेशान हो गए, वहाँ के शासक परेशान हुए। इस प्रकार उन्होंने सबने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध किया और इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई और वो होती है 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय होती है और ये एक विकल्प के रूप में होगा जिसको कि आपको सही उत्तर के रूप में लगाना है। अगला प्रश्न है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? बहुत स्पष्ट है। ऑटो वन बिस्मार्क ये जर्मनी से संबंधित है और इसमें 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक जर्मनी आपके सामने होगा और जर्मनी इसका सही आंसर है जिसको कि आपको अपने सही उत्तर के रूप में लगाना है। अगला प्रश्न 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ये प्रश्न आपके सामने होगा परीक्षा में कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ये वो स्थिति है जब फ्रांस में क्रांति नहीं हुई थी या जिस समय क्रांति हुई, यानी क्रांति से पहले फ्रांस में किस प्रकार का शासन था ये पूछा गया है। तो उस समय राजतंत्र था और राजतंत्र भी असीमित, तो इसका आंसर होगा असीमित राजतंत्र। तो 4 विकल्पों में असीमित राजतंत्र आपके सामने एक विकल्प होगा जिसको कि सही रूप में आपको लगाना है। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? केंद्रीय शक्तियों यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्ति के रूप में कौन कौन देश थे और धुरी शक्तियों के रूप में कौन कौन से देश थे? तो हम इसमें मित्र शक्तियों के रूप में कौन कौन से देश थे? एक तरफ थे केंद्रीय शक्तियां और एक तरफ थी मित्र शक्तियां। यानी केंद्रीय शक्तियों की पराजय हुई, उनमें से जो देश थे 4 विकल्प दिए होंगे और उनमें से एक विकल्प होगा जिसमें जहां लिखा होगा जर्मनी, यानी जर्मनी केंद्रीय शक्तियों में शामिल था जिसकी पहले विश्व युद्ध में पराजय हुई। उस संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है तो इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह प्रश्न आएगा। एक व्यक्ति ने कहा है फ्रांस के संदर्भ में, जो फ्रांस की भूमिका यूरोप में थी उस तत्कालीन समय में, उसके संदर्भ में ये प्रश्न कहा है। तब हम इसका उत्तर खोजते हैं। ये भी अधिकतर बार आता है
ज़्यादातर आता है ये लगभग। तो इसको देखेंगे इस बात को, यानी ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन मेटरनिक का है। मेटरनिक नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ज्यूसेपे मैज़नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, यानी उसका नाम बताना है कि ज्यूसेपे मैज़नी द्वारा कौन सा गुप्त संगठन स्थापित किया गया, उसको स्थापित किया गया, उसका गठन किया गया, उसका हमें नाम बताना है। तो इसमें भी 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में एक विकल्प आपको मिलेगा यंग इटली, और यंग इटली नाम का जो गुप्त संगठन है इसको ज्यूसेपे मैज़नी द्वारा स्थापित किया गया। इस प्रकार आपका उत्तर होगा यंग इटली। अगला प्रश्न, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था, यानी वोक्सजिस्ट जर्मन संस्कृति में किसे कहा जाता था। ये क्वेश्चन आता है और कई बार ये आया है, महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जानेंगे कि वोक्सजिस्ट जर्मन संस्कृति में किसको इंगित करके कहते थे। तो जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट कहा जाता था आम जनता को। 4 विकल्पों में आपके सामने जो विकल्प होंगे उनमें से एक होगा आम जनता, और यही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया। यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया, उनका नाम बताना है। अन्य प्रश्नों की भांति 4 विकल्प इसमें होंगे, और उन 4 विकल्पों में एक विकल्प होगा जो लिखा होगा ज्यूसेपे मैत्सनी। ज्यूसेपे मैत्सनी इसके संगठनकर्ता थे, इसलिए ये आपका सही उत्तर होगा ज्यूसेपे मैत्सनी। इन्होंने यंग इटली नाम का संगठन बनाया था, उसके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ और इस पर प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है ज्यूसेपे मैज़नी का संबंध था, यानी किससे था, इन्होंने क्या किया, किस घटना से था। तो ज्यूसेपे मैज़नी का संबंध एक घटना से है जिसका उल्लेख तुम्हारे आपके 4 विकल्पों में होगा, और उन विकल्पों में एक होगा इटली का एकीकरण। इनके द्वारा इटली का एकीकरण किया गया, और ये आपका सही विकल्प होगा, यानी ज्यूसेपे मैज़नी ने इटली का एकीकरण किया है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है इटली का एकीकरण। अगला प्रश्न आता है वियना की संधि कब हुई थी। ये प्रश्न आता है कि वियना की संधि कब हुई थी, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। 4 विकल्प मिलेंगे, और उन 4 विकल्पों में एक विकल्प होगा 1815 ईस्वी। तो ये आपका सही उत्तर होगा, वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। तो आप 1815 के विकल्प को अपनी ओएमआर शीट में गोला काला करके उसका आंसर दे देंगे। अगला प्रश्न है निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे और एक विकल्प सही होगा, और वो विकल्प होगा, हम देखते हैं कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। निरंकुशवाद क्या है, एक विकल्प ऐसा मिलेगा कि जो निरंकुशवाद को परिभाषित करेगा वही आपका सही उत्तर होगा। और निरंकुशवाद क्या है इसको हम देखते हैं। निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन सत्ता है जिस पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, इसीलिए इसका नाम है निरंकुशवाद। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का ही अंकुश होता है, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार होता है। 4 विकल्पों में एक विकल्प ये होगा और यही विकल्प आपका सही होगा। यानी निरंकुशवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आता है उदारवाद से क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार का है, उदारवाद के बारे में पूछा गया है। इसमें भी 4 विकल्प दिए होंगे कि उदारवाद किसको कहते हैं, यानी उदारवाद क्या होता है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है।
अब बताना है कि उदारवादी एक विचारधारा है और उदारवाद क्या कहता है। इसके बारे में 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्पों में से एक विकल्प होगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता जहां हो वह व्यवस्था उदारवाद कहलाती है। तो इसका आंसर होगा, इसमें एक विकल्प होगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है और क्या होता है, कानून, यहां लिख देता हूं, कानून के समक्ष समानता। इस व्यवस्था में, उदारवाद में व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है और कानून के समक्ष समानता होती है। इस प्रकार ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये इसको आप अपने गोला काला करके ओएमआर शीट में आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 1871 ईस्वी में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1871 में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ये हम देखेंगे। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनको 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है। उन व्यक्ति का नाम है कैसर विलियम प्रथम। यानी कैसर विलियम प्रथम को 1871 में कैसर विलियम प्रथम ये जर्मनी के शासक बनते हैं 1871 में। उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्पों में से एक विकल्प होगा कैसर विलियम प्रथम का और यही आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह ये 31 प्रश्न हैं पहले अध्याय से, जो कि महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में अति संभावित हैं, लगभग हर साल आते हैं। तो इनका आप अध्ययन करिए, प्रयास अभ्यास करिए। अभ्यास करके इनको बार बार अभ्यास करेंगे तो इनमें से जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं उनसे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसी प्रकार अगले अध्याय के प्रश्नों का हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से इनका आंसर दे पाएँ और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ।